नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यानी जीआईएस की तैयारियां जोरों पर हैं। सरकार इसे निवेश का महासंगम बता रही है, लेकिन विपक्ष का दावा है कि यह सिर्फ घोषणाओं और वादों का खेल है। कांग्रेस ने आज समिट पर एक पुस्तक विमोचित कर सरकार के दावों को कटघरे में खड़ा किया। तो क्या जीआईएस 2025 प्रदेश की अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा या ये सिर्फ एक राजनीतिक इवेंट बनकर रह जाएगा? आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत से पहले देखिए ये रिपोर्ट। भोपाल में पहली बार होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि इस समिट के जरिए 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश और 3 लाख से ज्यादा रोजगार प्रदेश में आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समिट का उद्घाटन करेंगे, जबकि समापन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। सरकार को उम्मीद है कि ये समिट निवेश का एक नया द्वार खोलेगी। इसका आखिरी दौर चल रहा है और अब आज है 21 तारीख। परसों यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे बीच अपने प्रदेश की धरती पे आएंगे और छतरपुर से होते हुए सायंकाल भोपाल में आएंगे। राजा भोज की नगरी भोपाल एक दुल्हन की तरह सज करके अपनी पलक पावड़े बिछा करके भोपाल वासी भी हमारे आगंतुक अतिथियों का इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि विकास के मामले में यह मील का पत्थर साबित होगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इस समिट को लेकर सरकार की नीयत और नतीजों पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का दावा है कि पिछले जीआईएस आयोजनों में किए गए वादे सिर्फ कागजों में सीमित रह गए। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार निवेश की बात तो करती है, लेकिन इन्वेस्टर्स को उचित माहौल नहीं मिल पाता। कांग्रेस ने जीआईएस वादे, दावे और हकीकत नामक एक पुस्तक जारी कर सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। मध्य प्रदेश में निवेश की स्थिति 2023 जैसे 7 हो गई, 8वीं अब है। इसमें 32 लाख करोड़ का इससे पहले इन्वेस्टमेंट हुआ है। इसके अलग अलग सरकार ने, मुख्यमंत्री शिवराज जी ने बयान दिए और आप लोगों ने हेडिंग बनाई, मीडिया ने पूरा एक्सपोजर दिया उस बात। निर्मित आंकड़े ये बताते हैं कि 10% ही, जो 32 लाख करोड़ की हमने बात की थी, 10% हम उसमें पास हुए हैं, बाकी हम पास नहीं हो पाए। ये हमारी बात नहीं है, सरकार की बात है। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी सरकार पर निशाना साधा। कहा कि प्रदेश में उद्योगों की असीम संभावनाएं हैं, लेकिन सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ बड़ी कंपनियों को लाभ पहुंचा रही है, जबकि छोटे उद्योगों और स्थानीय व्यापारियों की अनदेखी हो रही है। बड़ा करोड़ों रुपए आप जनता का पैसा खर्च कर रहे हो, लेकिन आप छोटे लोगों के बारे में नहीं सोचते हो। हथकरघा की बात करूंगा, चंदेरी, महेश्वरी, बाग प्रिंट, ये छोटे छोटे गरीबों के घर चलते हैं। जब कोई उद्योग लगाता है, नए उद्योग, उसको 33 केवीए का कनेक्शन लेना पड़ता है और उसके लिए सरकार 18 लाख रुपए जमा कराती है। तो छोटा उद्योगी का क्या, आपको जितनी बिजली ले रहा है उतने पैसे लो, लेकिन आपसे 1.5 करोड़ रुपए का 5 करोड़ का उद्योग डाल रहा है, 6 करोड़ का, 3 करोड़ का, आप उससे 18 लाख रुपए ले रहे। ये कैसी नीति, ये कैसा आप उद्योग के लिए आप एनवायरमेंट तय करेंगे? विदेशों से निवेशकों को आकर्षित करने के लिए यूके, जापान और जर्मनी तक का दौरा किया गया। सरकार का कहना है कि जीआईएस 2025 के जरिए मध्य प्रदेश को एक निवेश हब बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री का दावा है कि राज्य में सकारात्मक माहौल तैयार हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि जीआईएस 2025 से मध्य प्रदेश को क्या वाकई निवेश और रोजगार मिलेगा या ये सिर्फ एक भव्य आयोजन बनकर रह जाएगा? क्या सरकार के दावे हकीकत में बदलेंगे या कांग्रेस के आरोप सही साबित होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज।
जीआईएस 2025 वादे, दावे और हकीकत, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता बृजगोपाल लोया जी जुड़े हैं। बृजगोपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता समर सिंह जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। समर सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अर्थशास्त्री लोकेश भारती जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। लोकेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। समर सिंह जी, सरकार एक तरफ जीआईएस को लेकर लगातार तैयारियां कर रही है और अब महज 3 दिन है इस आयोजन को होने में। इसके पहले कांग्रेस ने आज जिस तरह से एक पोस्टर का, पुस्तक का विमोचन किया है, आखिर क्या वजह रही इसके पीछे जो विमोचित करना पड़ा? जी, करती है इस देश के लोगों को बदलाने के लिए जी, उसको बेनकाब करने का कार्य जो है, माफ कीजिए मुझे मेरी आवाज वापिस लौट के आ रही है। समर सिंह जी चेक कर रहे हैं जी। आपको हमारी आवाज मिल पा रही है समर सिंह जी? समर जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? समर सिंह जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए इनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं। बृजगोपाल लोया जी, कांग्रेस कह रही है कि जो वादे किए गए थे पिछले समिट्स के दौरान वो पूरे नहीं हुए और अब इस पुस्तक के माध्यम से हम प्रदेश की जनता को बताएंगे कि अगर मध्य प्रदेश में निवेश नहीं आया तो इसका असल गुनहगार कौन है। देखिए शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं इस बात पर बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता जी कि जब 24 और 25 तारीख को मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है जी, तब कांग्रेस पार्टी, चाहे वो जीतू पटवारी हो चाहे उमंग सिंगार हो, पूरी पार्टी क्या करना चाहे जी, ये मध्य प्रदेश को बदनाम नहीं कर रहे हैं क्या? ये इसके लिए लोगों को प्रेरित नहीं कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में निवेश मत करिए? क्या इसका सीधा सीधा मतलब ये नहीं है कि जो आज पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स का हॉट डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश बना हुआ है, क्या यहाँ से उनको बहकाकर मध्य प्रदेश में ना करें, ये रणनीति नहीं दिखती है क्या आपको? दूसरी बात, कुछ बातों पर बड़ा दुख भी होता है, निजी तौर पर होता है, मैं बिल्कुल राजनीतिक टिप्पणी नहीं कर रहा। उमंग सिंगार जी अभी कह रहे थे कि चंदेरी और बाघ प्रिंट के लिए सरकार काम नहीं कर रही है। अब उन नेता प्रतिपक्ष हैं और उन्हें ये नहीं मालूम है कि इसके लिए भोपाल में इस इन्वेस्टर समिट के साथ ही अलग से प्रदर्शनी भी लग रही है। हमारे चंदेरी के जो निर्माता है साड़ियों के, जो चंदेरी वस्त्रों का निर्माण करते हैं, उनको अलग से प्लेटफॉर्म यहीं भोपाल में मुहैया कराया जा रहा है, बाघ प्रिंट के लिए कराया जा रहा है। और ये सब मध्य प्रदेश में जितनी भी ऐसी चीजें हैं जिनकी ग्लोबल ब्रांडिंग हो सकती है, उसके लिए सरकार एक मतलब ये थोड़ा सा आश्चर्य का विषय है कि नेता प्रतिपक्ष को ये जानकारी। आऊंगा समझ जी। तीसरी बात जो आप कहते हैं, थोड़ा उसका मिलान तो कर लीजिए। 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम लगातार इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं, मध्य प्रदेश को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ 1 मिनट का समय आपसे चाहूंगा। 2003 का मध्य प्रदेश, जिसमें न बिजली, न सड़कें, न पानी, तो सबसे पहले हमने उस इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जिससे रोजगार और उद्योग आते हैं, तो हमने उसको कंप्लीट किया। 90,000 किलोमीटर सड़कें वर्सेस आज 5,12,000 किलोमीटर शानदार सड़कें। 2900 मेगावाट बिजली का उत्पादन, आज 18,000 मेगावाट बिजली की आपूर्ति। ये फर्क है जो दिखाई दे रहा है। 23,000 करोड़ का मध्य प्रदेश का बजट, आज 3,75,000 करोड़ का। मध्य प्रदेश की 11,000 रुपए प्रति व्यक्ति आए 2003 की, आज 1,41,000 रुपए, जैसे 2,82,000 करने का लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने रखा है। तो आप थोड़ा जो भी आलोचना करें, देखिए राजनीति में हर आलोचना का स्वागत है क्योंकि ये लोकतंत्र है और आप विपक्ष में है, निश्चित है सरकार की कमी होगी, गलती होगी तो उस पर पूरा उंगली उठाने का आपको अधिकार है। परंतु जब आप भारतीय जनता पार्टी पर उंगली उठाएं या सरकार को समझाई दें, तो उसमें कृपा करके इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कहीं इससे मेरा मध्य प्रदेश तो बदनाम नहीं होता, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे मध्य प्रदेश के हित इससे प्रभावित होते हो। परंतु आज कांग्रेस पार्टी ने जो किया है वो मध्य प्रदेश के हितों को प्रभावित करने वाला है। मध्य प्रदेश के युवाओं के सपने निश्चित तौर पर आलोचना की जानी चाहिए, जहां कमियां हैं समर सिंह जी उसे बताना भी चाहिए। लेकिन समिट से पहले ही क्या कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि जो दावे किए जा रहे हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे, धरातल पर सच नहीं दिखेंगे, निवेश नहीं आ पाएगा मध्य प्रदेश में? जी देखिए, कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि यहाँ के जनता को और इन्वेस्टर्स को मध्य प्रदेश की सरकार की झूठी जो चीजें हैं उससे अवगत कराना। ठीक है जी।
कारण यह है कि कहीं से अगर कोई निवेशक यहाँ पर आता है और उसके साथ में चीटिंग होती है, भारतीय जनता पार्टी से चीटिंग करती है, अगर वो चीटिंग हो जाती है तो हमने जो मध्य प्रदेश की छाप है वो भूली जाएगी। तो उसी चीज को रोकने के लिए पहली बात तो ये, और जहाँ की जनता को विश्वास दिलाने के लिए, दिखाने के लिए कि जिस पार्टी को आप मैंडेट देकर भेज रहे हैं वो सिर्फ आंकड़ों में आपका कल्याण कर रही है, लेकिन धरातल की जो स्थिति है वो बहुत गंभीर है। यहाँ पर आप देखिए जी, जितनी भी बातें लोया जी करेंगे या भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे वो आपको सिर्फ आंकड़ों में दिखेगा, लेकिन आप सड़क पर जाके देखिए, बेरोजगारी आप देखिए, यहाँ पर आप करप्शन देखिए, तो आपको स्थिति बहुत भयावह नजर आएगी। तो कुल मिला के बात है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर इतिहास को हम उठा कर देखें तो इन्होंने कभी भी कंस्ट्रक्टिव काम कोई किया ही नहीं, डिस्ट्रक्टिव ये पार्टी रही हमेशा। ये पहले अगर इनके पूर्व के संगठन को देखें तो अंग्रेजों का साथ देना, देश को विभाजन करने वाली नीतियां बनाना, हिंदू मुसलमान को लड़वाना, भाई भाई के खिलाफ खड़ा करना, विपक्षी दल को जो है खत्म करने का प्रयास करना, मंदिर मस्जिद को तोड़वाना, जो जमीन खोद के जो है धार्मिक इन्होंने कभी भी जो है कंस्ट्रक्टिव काम देश के प्रति कुछ नहीं किया, इसलिए इनको उस चीज की आदत भी नहीं है। और इनका जो कुल जितना भी जो निर्माण बोलिए, जितना भी इनका विकास बोलिए, ये इस पार्टी और इनके लोगों के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ दिखेगा आपको। ये सिर्फ अपनी छवि चमकाते हैं। डॉक्टर मोहन यादव जैसे विदेश दौरे पर थे, जापान जैसा देश आज हमारा कंट्री पार्टनर बन रहा है इस समिट में, तो क्या आप नहीं मानते कि एक बेहतर अवसर हो सकता है मध्य प्रदेश के लिए? समर सिंह जी, आऊंगा ब्रिजगोपाल जी, जवाब दूंगा आपसे। जी देखिए क्या होता है ना कि हमको इनका पुराना रिपोर्ट कार्ड तो देखना पड़ेगा ना कि इन्होंने क्या पाया है। अब जब बच्चा कोई 9th में होता है, 10th में जाता है ना, ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट आप उसको किसी अच्छी ऊंची वाली क्लास में आप उसको ट्रांसफर कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। होता यह है कि आप जो पुराने आपने किए हुए काम है उसके बिहाफ पे ही आपको आगे जज किया जाता है। और उनका अगर जजमेंट आप देखिए तो पिछले 20 साल का रिपोर्ट कार्ड आज कांग्रेस पार्टी और हमारे नेताओं ने आज के सामने रखा है। आप उसमें देखिए, और ये आंकड़े जो है हमने मनगढ़ंत नहीं है, इन्हीं के संगठनों के और इन्हीं अखबारों के माध्यम से एसोचैम के जो आंकड़े हैं वही हमने प्रस्तुत किए, हमने कुछ नई चीज लाके नहीं दी है। बस ये है कि इनको उसको स्वीकार करने में बहुत समस्या हो रही है। क्या होता है, आलोचकों को रखना बहुत जरूरी होता है, विपक्ष का होना बहुत जरूरी है लोकतंत्र के अंदर, लेकिन ये आलोचक को दुश्मन मानते हैं और हमारी किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं। इसलिए भले जीतते जा रहे होंगे, 40-42 लाख जो है फर्जी वोटर हर प्रदेश में बना के जीत जरूर रहे हैं, लेकिन भारत मध्य प्रदेश की जनता का जो है विकास नहीं हो पा रहा है। विकास किनका हो रहा है? विकास भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हो रहा है। ठीक है, लोकेश भारती जी से जवाब ले लेता हूं, फिर मैं ब्रिजगोपाल लोया जी करूंगा। लोकेश जी, जैसे कि कहा यह जा रहा है कांग्रेस के द्वारा भी कि निवेश आए, ये सभी चाहते हैं, निश्चित तौर पर सबकी मंशा होनी भी यही चाहिए, लेकिन क्या हमारा जो पिछला रिकॉर्ड है इन बातों को पूरा नहीं करता है सटीकता से? और क्या मानते हैं लोकेश जी कि हमारी जो नीतियां हैं वर्तमान में, चाहे हम विंडो सिस्टम्स की बात करें, उद्योग स्थापित करने के लिए जितने नॉर्म्स की हम बात करें, वो इतने ज्यादा कठिन है कि इन्वेस्टर्स आते तो हैं, लेकिन जब धरातल पर निवेश करने की बात हो जाती है, आयोजन के बाद, समिट्स के बाद, तो उतनी दिलचस्पी दिखती नहीं है? देखिए अमित जी, आपने पूछते पूछते ही कुछ चीजों का जवाब दे दिया। सबसे पहला प्रश्न आपका ये था कि क्या इन्वेस्टमेंट हमारे पास में आएगी। जी, जर्मनी के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर डेनियल, उनको कोट कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, तो उनका ये मानना है कि किसी भी इन्वेस्टर समिट्स में अगर हम लोग देखें, क्योंकि ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं, 3 पिलर्स होते हैं जिसकी बेसिस के ऊपर आपके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगी। और मैं चाहता हूँ कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या उनके लोग देख रहे हैं तो ये मेरे और कुछ सजेशन इसमें लें। जी। पहला ये कि ट्रस्ट, भरोसा। जी। अब बिजनेस क्या है? बिजनेस एक भरोसा है। बिल्कुल। आपके पास में भरोसा है, अब हो सकता है भी कहें कि ये तो समय लगेगा इसमें। तो देखिए, मैं देख रहा हूँ पिछले 10-12 साल से तो सरकार है हमारे देश में, तो क्या हम सक्षम हुए हैं भरोसा बनाने में? नंबर 1 चीज। जी। दूसरी चीज, अगर भरोसा है तो इन्वेस्टमेंट आता है, लेकिन उसके लिए आपके पास में एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। अब आप लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर सुना होगा, लेकिन एक नया टर्म है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जी। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब मेरा यह है कि अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया तो क्या यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं? अगर हम लोग देखें तो हम एक जनजातीय प्रदेश है, और जनजातीय प्रदेश में आप देखेंगे ज्यादातर लोग जो है अनस्किल्ड हैं। तो इंडस्ट्रीज के लिए हम लोगों को होती सेमी स्किल्ड जो पर्सन उसका और काम हो जाएगा। तो क्या हमारे पास पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है? जी। और तीसरी चीज अकाउंटेबिलिटी। देखिए, इन्वेस्टमेंट होना नहीं होना ये बहुत बात की बातें हैं, है ना। सबसे पहले तो शुभकामनाएं मेरी ये है कि मध्य प्रदेश में और भोपाल हमारे राजधानी में जो है ये 8th नंबर की जो इन्वेस्ट समिट है वो होने वाली है,
और मैं दिल से चाहता हूं कि ये इन्वेस्टमेंट जो समिट है वो सक्सेसफुल हो। बिल्कुल। लेकिन क्या होता है ना कि भावुकता से जो है वो आर्थिक नीतियां नहीं बनाई जाती है ना। तो मेरा मन तो चाहता है, लेकिन क्या सरकार अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार है? तो ये 3 अमित जी पिलर्स होते हैं जिसकी बेसिस के ऊपर कोई भी इकोनॉमी अंडर डेवलप से डेवलपिंग और डेवलपिंग से डेवलप बनती है, एक चीज। दूसरा कि क्या इन्वेस्टमेंट आएंगी, जैसे कि हमें हमेशा ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए। अब 2019 में क्या हुआ कि लगभग 2.35 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट जो है प्रस्तावित हुआ जी, और हम लोग देखेंगे लगभग 60% जो है एमओयू साइन हुए थे, जो धरातल पे जाके एक्टिव नहीं हो पाए जी। तो अभी भी क्या है कि माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि ऑन द स्पॉट हम लोग एमओयू रजिस्टर करेंगे और आप लोगों को जो भी सुविधा चाहिए हम दे देंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पिछली बार का रिकॉर्ड ये बोल रहा है कि आपने 7% एमओयू तो वहां साइन की है, लेकिन वो धरातल पे पूर्ण रूप से एक्टिव नहीं हो पाए। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिपोर्ट बोल रही है, खुद मध्य प्रदेश सरकार की है। नंबर 2 चीज की हम लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करवा रहे हैं या इन्वेस्टर समिट्स क्यों करवा रहे हैं? अभी हाल ही में रीजनल समिट्स हुई, हम लोगों ने डिबेट की थी इसी चैनल पे, फिर अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स हो रही है। पूरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, ये किस तरह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट है। मैं आपको पिछली बार का रिकॉर्ड बताता हूँ। 2014 में जो समिट हुई थी उसके अंदर बोला गया था कि हम लोग नौकरियां सर्जित करेंगे। आप देखेंगे 20% नौकरियां जो है केवल सर्जित हुई है, मतलब अगर 100 का वादा किया गया तो केवल 20 नौकरियां मिली। अब बात करते हैं 2019 से लेकर 2023 तक की जी। यहाँ पर क्या हुआ है कि बेरोजगारी, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं, जो मध्य प्रदेश की बेरोजगारी है वो 2019 से लेके 2023 तक 8.5% हो गई जी। तो आप कहेंगे तो सरकारी रिपोर्ट में मिलेगा भी नहीं आपको? हाँ, बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार इसके ऊपर काम नहीं करती है। ये जो मैं डेटा आपको बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ CMIE का डेटा है, ये वन ऑफ द ऑथेंटिक डेटा रिपोर्ट हम लोग बोलते हैं जी। तो कुल मिला के मध्य प्रदेश में स्पेसिफिकली हम लोग देखें तो 8.5% बेरोजगारी है, ये पहले 7.2 थी जी। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ नहीं हुआ बात की बात है, हम लोग देख सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट तो क्रिएट हो ही गई है यहाँ पर। मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, ये भी आए, बड़े बड़े दिग्गज जो हैं वो 2014 में 2019 में आए जी। और बहुत वादे निश्चित तौर पर बहुत हुए, लेकिन बृजगोपाल लोया जी, ये जो 3 चीजों का जिक्र लोकेश भारती जी ने किया है, ट्रस्ट, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और अकाउंटेबिलिटी, क्या मानते हैं कि आज हमारी प्रदेश सरकार निवेशकों को ये तीनों ही चीजें देने के लिए प्रतिबद्ध है और निवेश आएगा? देखिए, पहले तो मैं ये स्वीकार करता हूं कि यदि 100 वादे होते हैं तो ये निश्चित तथ्य है कि वो एमईयू 100 के 100 धरातल पर नहीं आ। पहले इस बात को, और हमें किसी तरह का झूठ बोलने कोई आनंद नहीं आता है, क्योंकि जो लोग झूठ बोलते हैं उनकी चोरी कल पकड़ी जाती है और परसों जनता उन्हें रिजेक्ट करके बाहर कर देती है। तो देखिए, लोकतंत्र है, इसमें कोई झूठ की गुंजाइश नहीं है। एक बात मैं हमारे साथी जो अर्थशास्त्री हैं उनकी कुछ बातों से सहमति रखता हूं, कुछ से नहीं रखता हूं। कुछ से इसलिए नहीं रखता हूं कि कुछ बातें मैं ग्राउंड लेवल पर देख रहा हूं, लगातार देख रहा हूं। देखिए, 2001 में जिस मंडी द्वीप की आबादी लगभग 30,000 थी, आज वहां 1.5 लाख है। ये आबादी कहां से आई? ये आप मंडी द्वीप जाएंगे, पूरे देश भर के लोग आपको वहां मिलेंगे। मध्य प्रदेश का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां के लोग नहीं मिलेंगे। यदि मध्य प्रदेश में बढ़ती आबादी आप देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा कहां देख रहे हैं? औद्योगिक क्षेत्रों में, चाहे मंडी द्वीप का हो, चाहे पीलू खेड़ी का हो, चाहे पीथमपुर का हो, चाहे घाटा बिल्लौद का हो। वो अपने आप में बता रहे हैं कि नहीं, रोजगार बढ़ रहा है, रोजगार मिल रहा है। एक बात और, नए नए जगहों पर इंडस्ट्री गई। क्या आपने कभी कल्पना की थी कि बुधनी में ट्राइडेंट होगा, बुधनी में ओसवाल होगा? नहीं किया था। क्या हमने कभी कल्पना की थी आज के 10 वर्ष 12 वर्ष पूर्व कि मध्य प्रदेश में इन्फोसिस और टीसीएस के कैंपस होंगे? आपको याद करिए, जब मध्य प्रदेश में टीसीएस और इन्फोसिस का एमओयू हो रहा था, तब भी कांग्रेस पार्टी ने इसी तरह के सवाल उठाए थे। परंतु आज पूरा सुपर कॉरिडोर IT कंपनियों से भरा हुआ है। मैं ये कहता हूं, देखिए, हमने ये दावा कभी नहीं किया है कि जो हमने मन में कल्पना की थी, जो आदर्श स्थितियां हैं वो आ गई हैं, नहीं आई हैं। परंतु औद्योगिक रूप से बेहद पिछड़ा मध्य प्रदेश, जिसकी औद्योगिक विकास दर 0.6% माइनस में थी, वो 0.6% से निकलकर अगर प्लस में 26% गई है, तो कहीं ना कहीं ये सरकार के एफर्ट के बिना संभव नहीं होता है। क्योंकि देखिए, 2 चीजें हैं, एक तो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। सरकार ने दोनों में काम किया। आज मध्य प्रदेश देश का एकमात्र राज्य है जिसके पास 1 लाख एकड़ से ज्यादा इंडस्ट्रियल लैंड बैंक है। अकेले हम राज्य हैं, हमारे पास हम इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस स्टेट हैं। क्यों निवेश नहीं आएगा?
और हम ये फिर से कहते हैं, हो सकता है कि इन्वेस्टर समिट में कुछ लोग एमओयू करें और बाद में धरातल पर ना उतरे। और एक छोटी बात और कह के बात खत्म करता हूँ, इस इन्वेस्टर समिट को तो आपको और अलग तरीके से देखना पड़ेगा, क्योंकि इस इन्वेस्टर समिट को करने से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 रीजनल इन्वेस्टर समिट करी जो रीजन्स में, और दूसरा एक और काम किया देश के अलग अलग हिस्सों में और देश के बाहर, इंग्लैंड में भी, फ्रांस में भी और जापान में भी, वहां जाकर भी रोड शो किया, इन्वेस्टर से 1 to 1 बात की। और आज निश्चित है, देखिए आने वाला समय बहुत आगे नहीं है, 24 और 25 तारीख को ये समझ आ जाएगा कि जो हमारे प्रयास थे वो कितने धरातल पे उतरे, और आने वाले 2 साल में ये सब समझ में आ जाएगा कि जो हम कल्पना कर रहे हैं कि आने वाले 4 वर्षों में मध्य प्रदेश में 20 लाख नए रोजगार सृजित होंगे, तो कुछ छुपा नहीं रहने वाला है। मगर हमारा जो कहना है वो ये है कि आज मध्य प्रदेश को एकजुटता के साथ जो इन्वेस्टर आ रहे हैं उनका अभिनंदन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। शंकाएं, कुशंकाएं और इन पे आलोचनाएं 25 तारीख के बाद हमारे पास पर्याप्त आलोचना तो निश्चित तौर पर उसके बाद जब पूरे परिणाम आएंगे तब होगी ही। लेकिन समर सिंह जी, क्या कोई सुझाव भी आप देना चाहेंगे इस समय सरकार को कि आप इतने बड़े लेवल पर इस समिट का आयोजन कर रहे हैं, तो इस विशेष बात का भी यदि ध्यान रख लिया जाए तो निवेशकों का जो भरोसा है वो मध्य प्रदेश पर रहेगा और निवेश भी आएगा। समर सिंह जी, आऊंगा ब्रिज गोपाल जी, मैं आपके पास फिर आऊंगा, आपको पूरा मौका दिया मैंने। समर सिंह जी जवाब दें। जी देखिए, पहली बात तो यह है कि ब्रिजगोपाल लोया जी के मैं ज्ञान के लिए बता देता हूं कि इन्फोसिस और टीसीएस को पहले से ही नोटिस सर्व कर दिए गए हैं और ये आज हमने जो हमारी पुस्तक का विमोचन किया है उसके अंदर आपको जानकारी दी है कि क्यों उनको नोटिस दिया गया है ना। दूसरी बात आपने कहा कि इन्वेस्टर आते हैं तो हम कुछ इस प्रकार का, तो आपकी सच्चाई अगर हम उनको बता रहे हैं, हम नहीं चाहते किसी भी इन्वेस्टर को जो है ठगा महसूस हो यहाँ पर। तीसरी बात है कि तो पूर्व के अंदर भी बहुत सारे कार्य हुए जो चीज 20 साल में लोग नहीं कर पाए। 20 साल में 2-2.5 लाख जो है रोजगार का सृजन हो पाया है। अभी 40 साल जो आने वाले 4 साल है उसके अंदर 20 लाख कर देंगे। आपने कहा कि जो मंडी आबादी इतनी बढ़ गई, तो आबादी तो पूरे देश की जो है 20 साल में कितनी बढ़ी है ये आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। और आपने वहां पर आबादी बढ़ गई, कलेक्टर नहीं बनाए हैं, मजदूरी जा रहे होंगे अगर वहां पर जा रहे होंगे तो भारतीय जनता पार्टी की जो नीयत है हमको हमेशा से उस पर प्रश्न चिन्ह उठाना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के लोगों को ठगने के अलावा और झूठ बोलने के आडंबर के अलावा कुछ भी नहीं करा है। आप देखिए कि जो कंपनी आ चुकी थी रियो टिंटो जैसी अन्य बड़ी बड़ी कंपनियों की अगर मैं बात करूं तो रियो टिंटो वहां पर अपना सेटअप लगाती है और चली जाती है। तो ये क्यों होता है? रेमंड्स आती है, चली जाती है, क्यों होता है? महिंद्रा अंबानी जी को जो है, अनिल अंबानी जी को हम लोग लैंड देते हैं, वो पहले से डिफॉल्टर आदमी, उसको आपने लैंड दे दिया डिफेंस सेक्टर के अंदर कार्य करने के लिए, क्या आशीर्वाद आपको लेना पड़ा ना लैंड वापिस? तो ये सारी चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास में विजन की बहुत कमी है और भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं पता है कि अपने मुंह पर जो है वो जो को खूबसूरत बनाने के लिए जो कॉस्मेटिक की लोग काम करते हैं उससे प्रदेश का जो है भला नहीं हो सकता। आपको जो काम करना होगा वो धरातल के अंदर जाके और अंतिम व्यक्ति तक उस लाभ को पहुंचे, उस प्रकार के काम आपको करने होंगे। लोकेश जी, विजन की जहां तक बात है तो सेक्टर वाइज निवेश आए मध्य प्रदेश में किस तरह की आप देखते हैं यहाँ पर जरूरत है कि इस पर सरकार का सबसे ज्यादा विजन होना चाहिए, क्योंकि हम 7 रीजनल समिट्स कर चुके हैं। अब जब विदेशों से भी हमारे पास इन्वेस्टर्स आ रहे हैं तो सबसे ज्यादा फोकस किस बात पर होना चाहिए कि अगर वो मध्य प्रदेश की धरातल पर आए तो सौगातें ही देकर आए और एमयू साइन होने के बाद जमीन पर असर हो, इंडस्ट्रीज स्थापित हो, लोगों को रोजगार मिले। लोकेश जी, मेरे हिसाब से मध्य प्रदेश में हम लोगों को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट फोकस करना चाहिए और सरकार का जो मैंने देखा है जो पहलू है वो एमएसएमई को लेके ज्यादा है। तो एक बीच का रास्ता हम लोगों को निकालना चाहिए कि हम एमएसएमई और साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो दोनों को साथ में लेके चलें। ये तो हो गया आपके प्रश्न का जवाब। दूसरा, अगर हम लोग एमओयू की बात करें, जैसे कि हमारे माननीय प्रवक्ता जी सारे धरातल पे जो है वो एक्टिव नहीं हो पाएंगे, मैं बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन मेरा प्रश्न यही था, है ना, अगर मैंने आपके साथ कोई एमओयू साइन किया है और वो मैं धरातल पे आके उसको एक्टिवली पॉसिबल नहीं कर पा रहा हूँ, उसके पीछे क्या रीजन है? ट्रस्ट ही एक रीजन हो सकता है। टीवी24 किसी के साथ में एमओयू साइन कर रहा है और उसके बाद में वो काम करने से इच्छुक नहीं रखता, इसका मतलब यही है कि उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है उसको। ठीक है, बात रही जहां तक मंडीदीप की और पीथमपुर की, मैं इंदौर से हूँ, है ना, और वहां पे अगर आप देखेंगे पीथमपुर, जब भी कोई पीथमपुर का नाम सुनता था, किसी बच्चे से पूछेंगे, मुझसे कोई पूछता था, मुझे लगता था इंदौर के सब पार्ट है। इसके बाद और ये सुन के मुझे ताजुब हुआ था कि ये डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था धार के, लेकिन आप देखिए पूरा का पूरा डेवलपमेंट कहाँ मूव हो गया? इंदौर में मूव किया। हमारे यहाँ से
हजारों लाखों लोग मैंने देखा जो है कहाँ जाते थे, पीतमपुर जाते, और अभी भी जाते हैं। मंडीदीप की भी ये हालत है जो सर ने बताया, बिल्कुल सही बताया। लेकिन मेरा ये बोलना है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो किसके पास था? इंदौर के लोगों के पास था, हम लोगों के पास में था। तो उससे भला किसका हो गया? भला इंदौर का हो गया। डेवलपमेंट किसके लिए किया गया था? धार के लिए किया गया था। धार आज भी पिछड़ा हुआ है, और इंदौर जो है वो ट्रिपल और 4 डिजिट में जो है बढ़ गया। सेम जो है मंडीदीप के साथ में भी हुआ है ना। मंडीदीप रायसेन में आ रहा है, और रायसेन के डेवलपमेंट में आप देखेंगे और भोपाल के डेवलपमेंट में देखेंगे तो दिन और रात का अंतर आप लोगों को मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेवलपमेंट जो है वो बहुत जरूरी है। और सच बात है, ये मध्य प्रदेश, हम लोग एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, बहुत पोटेंशियल हमारे पास में। सर ने बिल्कुल सही बताया कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड है वो हमारे पास में है ना। लेकिन मेरा सिर्फ ये एक छोटा सा निवेदन है सरकार से कि जब भी हम कोई नीतियां बना रहे हैं तो ग्राउंड लेवल पे तो बिल्कुल हमें ध्यान देना चाहिए, लेकिन जो आंकड़े हैं, आंकड़ों के आधार पे भी हमें काम करना चाहिए, जो किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए एक अच्छा ही पहलू है। निश्चित तौर पर, और कहीं ना कहीं उम्मीदें भी कई हैं इस पूरे निवेश को लेकर, और देखना होगा कि 3 दिन बाद जब ये आयोजन शुरू होता है तब किस तरह के सकारात्मक परिणाम धरातल पर इसके आते हैं। चर्चा और भी हो सकती थी, लेकिन समय हमारे पास इतना ही था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।